नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु की। और राजस्थान की जलवायु में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की ऋतुओं के बारे में। और जब हम राजस्थान की ऋतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो जलवायु के आधार पर राजस्थान में 3 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से मध्य जून तक होती है, शीत ऋतु जो मध्य नवंबर से फरवरी तक होती है, और तीसरी और राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण ऋतु जो राजस्थान की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वर्षा ऋतु जो कि मध्य जून से सितंबर तक होती है। तो आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतु के बारे में कि वर्षा ऋतु की अवधि क्या होती है, वर्षा ऋतु की क्या विशेषताएं हैं और वर्षा ऋतु को लेकर हमें क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान में वर्षा ऋतु की। राजस्थान की जलवायु, और इसमें हम बात करेंगे राजस्थान में वर्षा ऋतु। अब यहां ध्यान रखना, सबसे पहले तो राजस्थान में वर्षा ऋतु की अवधि क्या होती है। तो जब हम राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में वर्षा ऋतु की जो अवधि है वह मध्य जून से सितंबर तक कब होती है? मध्य जून से सितंबर तक राजस्थान में वर्षा ऋतु की क्या होती है? अवधि। अब प्रश्न आता है कि सितंबर से मध्य जून से सितंबर तक जो वर्षा ऋतु की अवधि होती है जिसमें राजस्थान में वर्षा होती है वह किस प्रकार से होती है, और मध्य जून से सितंबर के मध्य ही वर्षा ऋतु क्यों होती है। तो अब समझना यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कि जब हम सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति का अध्ययन या राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो सूर्य है वह जून माह में कहां सीधा चमकता है। तो यह जो रेखा है यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर सीधा या लंबवत चमकता है, और जो सीधा चमकता है इसे हम क्या कहते हैं? 21 जून। 21 जून को सूर्य जो है लगभग कर्क रेखा पर सीधा या लंबवत चमकता है, और इसीलिए इस स्थिति को, इस दिन को हम कर्क संक्रांति के रूप में जानते हैं, जिसे हम ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं कि सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत या सीधा चमकना कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और यह स्थिति कब होती है? 21 जून को। तो इसका मतलब है कि जून महीने में सूर्य कर्क रेखा पर क्या चमकता है? सीधा और लंबवत। अब जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो कर्क रेखा के जो निकट क्षेत्र है वहां पर तापमान में क्या होती है? वृद्धि। तो अब समझना यहां से
कि जो हमारा यह भाग है जिसे हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, कौन सा भाग है, यह है पश्चिमी या थार का मरुस्थल जिसे हम कहते हैं। थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल में जो है क्या होता है, तापमान में वृद्धि यानी उच्च तापमान तथा रेडॉन गैस का उत्सर्जन, तापमान में वृद्धि और रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है। और जब तापमान में वृद्धि और रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है तो यहां पर किसका निर्माण होगा, प्रबल निम्न वायुदाब केंद्र। और प्रबल निम्न वायुदाब केंद्र का जब निर्माण होता है तो उच्च वायुदाब से क्या आती है, हवाएं आती है। अब ध्यान रखना, उच्च वायुदाब से कौन सी पवनें आएगी, तो जो दक्षिणी गोलार्ध है, अब यहां समझना, यहां है भूमध्य रेखा, यहां 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में यहां है दक्षिणी गोलार्ध, कि दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें होती है, कौन सी पवनें, दक्षिणी गोलार्ध में यह जो व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है, दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है वह इस प्रबल निम्न वायुदाब केंद्र के कारण किस दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाती है, विस्थापित। और जब ये उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित होती है तो इनकी दिशा में क्या हो जाता है, यहां उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाती है, विस्थापित। और जब उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित होती है तो इनकी दिशा में क्या हो जाता है, फेरल के नियम के अनुसार यह अपनी दाईं ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और इनकी दिशा किस दिशा में हो जाती है, दक्षिण पश्चिम से यह दक्षिण उत्तर पश्चिम की अपेक्षा या दक्षिण पश्चिम के रूप में, मानसून के रूप में प्रवाहित होती है। और यही मानसून भारत में क्या करता है, आगे वर्षा करता है। तो ध्यान रखना कि राजस्थान में या भारत में जब हम वर्षा ऋतु का अध्ययन पढ़ते हैं तो वर्षा के लिए या कौन सी जो है व्यापारिक पवनें उत्तरदायी होती हैं, तो ध्यान रखना दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनें ही जो है उत्तर भारत में या भारत में क्या करती है, वर्षा करती है। क्यों, क्योंकि यहां से ही प्रश्न आता है कि ग्रीष्म ऋतु में प्रबल निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण कहां होता है, तो पूरे भारत में कहां होता है, थार के मरुस्थल में। और इसका कारण है एक तो तापमान है, तापमान के साथ साथ दूसरा कि मरुस्थल है, तो मरुस्थल में उच्च तापमान के कारण रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है। और जब रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है तो वह आसपास की नमी को क्या कर लेती है, सोख लेती है, जिससे वायुदाब और ज्यादा कम हो जाता है और प्रबल निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है। और यही प्रबल निम्न वायुदाब जो केंद्र होता है, इसके कारण दक्षिण गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है वह
उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित हो जाती है, और उत्तरी गोलार्ध में जब यह विस्थापित होती है तो फेरेल के नियम के अनुसार यहां अपनी दाईं ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इस तरह से जा रही थी, दाईं ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और जब दाईं ओर मुड़ती है तो इनकी दिशा क्या हो जाती है, दक्षिण पश्चिम से यहां उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है, और यह दक्षिण पश्चिम से जाती है, इसीलिए इन्हें हम दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें कहते हैं। और इनकी जो है प्रवाह जब होता है तो यह हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करती है और भारत के अधिकांश भागों में क्या करती है, यहां वर्षा करती है, और यहां राजस्थान में भी वर्षा करती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, राजस्थान में जो है वर्षा की अवधि मध्य जून से सितंबर के मध्य, यानी कि मध्य जून से लगाकर सितंबर तक यह राजस्थान में क्या करती है, वर्षा करती है। तो अब यहां समझना कि ग्रीष्म ऋतु या यह कहें जून माह, जून माह में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कहां पे, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इसलिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में उच्च तापमान तथा रेडॉन गैस के उत्सर्जन से प्रबल निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण। अब यह ध्यान रखना कि उच्च तापमान से वायुदाब में कम होता है, लेकिन उच्च तापमान के कारण जो रेडॉन गैस निकलती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, वहां के वायुदाब को और ज्यादा कम कर देती है। इसीलिए जो है उत्तर भारत में तापमान अधिक होता है तो निम्न वायुदाब केंद्र होता है, लेकिन प्रबल निम्न वायुदाब केंद्र कहां बनेगा, वह इसी थार के मरुस्थल में बनेगा। इसके लिए उत्तरदायी है, एक तो तापमान में वृद्धि होती है और साथ ही रेडॉन गैस का क्या होता है, उत्सर्जन, और इसीलिए प्रबल निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है। अब जब प्रबल निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित हो जाती है और फेरेल के नियमानुसार
अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कि यह जो पवनें हैं, यह दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें, यह उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित हो जाती है, और जब ये उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित होती है तो फेरल के नियम के अनुसार यह अपनी दाईं ओर मुड़ती है, और जब ये दाईं ओर मुड़ती है तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अब यहां समझना कि यह जो पवनें हैं, यह हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करती है, क्योंकि जब यह दक्षिणी गोलार्ध से उत्तर गोलार्ध में आती है तो यह हिंद महासागर से क्या आर्द्रता ग्रहण कर ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत और राजस्थान के अधिकांश भागों में क्या करती है, वर्षा करती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि मध्य जून से सितंबर तक क्या होती है, वर्षा होती है। तो अब आगे समझना, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित व्यापारिक पवनें हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण कर ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में मध्य जून से सितंबर तक राजस्थान के अधिकांश भागों में वर्षा करती है, जिसे वर्षा ऋतु या मानसून काल कहा जाता है। तो अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा
कि राजस्थान में वर्षा ऋतु की अवधि क्या होती है, मध्य जून से सितंबर तक होती है। क्यों होती है? इसका कारण है सूर्य की स्थिति, कि जब जून माह में ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कहां पे? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो इससे जो हमारा थार का मरुस्थल है वहां पर तापमान की अधिकता हो जाती है और रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है, और इन दोनों के कारण ही थार के मरुस्थल में प्रबल निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है, जिसे हम आगे ITC-Z के रूप में जानते हैं। जब हम मानसून की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं और मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम ITC-Z के रूप में जानते हैं। तो इस प्रबल निम्न वायुदाब केंद्र के कारण जो दक्षिण गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें होती है, यह इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित हो जाती है, यानी यही पवनें उत्तरी गोलार्ध में चली जाती है। और जब ये उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो इनकी दिशा फेरल के नियम के अनुसार बदल जाती है। यहां जो है पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ती है। जब ये दाईं ओर मुड़ती है तो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है, और यह पवनें जब हिंद महासागर से गुजरती है तो वह हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करती है और ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में मध्य जून से सितंबर तक राजस्थान के अधिकांश भागों में वर्षा करती है। इसीलिए इस अवधि को हम वर्षा ऋतु या मानसून काल के रूप में जानते हैं। तो यह ध्यान रखना कि राजस्थान में वर्षा के लिए कौन सी व्यापारिक पवनें उत्तरदायी होती है? दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें। और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक कौन सा है? वह है स्थायी पवनें। और स्थायी पवनों में भी कौन सी हैं? व्यापारिक पवनें। क्यों? क्योंकि व्यापारिक पवनों के कारण भारत के दक्षिण गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें, जो स्थायी पवनें, उसके कारण जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत और राजस्थान के अधिकांश भागों में क्या होती है? वर्षा होती है। तो इस प्रकार से हमें एक तो वर्षा ऋतु की अवधि और वर्षा कब और क्यों होती है, यह यदि आपको कारण क्लियर है तो आपका प्रश्न वर्षा ऋतु को लेके कभी गलत नहीं होगा। विशेष रूप से व्यापारिक पवन या स्थायी पवनों के संदर्भ में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि राजस्थान में वर्षा के लिए कौन सी पवनें उत्तरदायी है। अब हमने रट रखा है दक्षिण पश्चिम, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून। आप सही है कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें उत्तरदायी है, लेकिन वहां पर यदि प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से राजस्थान में वर्षा के लिए उत्तरदायी है और ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून ऑप्शन में ही नहीं है, तो उस समय हमें देखना होगा कि पवनों में क्या वहां स्थायी पवनें लिखा हुआ है, स्थायी पवनों में भी क्या व्यापारिक पवनें लिखा हुआ है। यदि स्थायी पवनों में है तो स्थायी पवनें, और स्थायी पवनों में भी कौन सी? व्यापारिक पवनें हैं, तो व्यापारिक पवनें हमारा उत्तर क्या होगी? सही होगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमें पूछा जाता है कि इस वर्षा ऋतु की क्या विशेषता है, कि इस वर्षा ऋतु की क्या विशेषता है। वर्षा तो हुई है, कैसे हुई है यह हमने क्लियर कर दिया, कब हुई है। अब आता है कि वर्षा ऋतु राजस्थान की जलवायु को सबसे ज्यादा क्या करती है? प्रभावित करती है। और यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाली ऋतु कौन सी है। तो यह ध्यान रखना कि वर्षा ऋतु राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली ऋतु वर्षा ऋतु या मानसून काल है। मानसून काल राजस्थान की जो है जलवायु को सबसे ज्यादा क्या करता है? प्रभावित करता है। अब इसके बाद आता है कि वर्षा ऋतु में राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो देखिए
राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 57.51 सेंटीमीटर, या राउंड फिगर में लिखा जाता है 58 सेंटीमीटर जो है वह राजस्थान में क्या होती है? औसत वार्षिक वर्षा होती है। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा किस महीने में होती है? तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा ऑब्लिक आर्द्रता वाला यह ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो है वर्षा वह अगस्त माह में होती है। किस माह में होती है? अगस्त। और सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा या आर्द्रता वाला जिला झालावाड़, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा ऑब्लिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू, जो कि किस जिले में है? सिरोही में। तो यहां ध्यान रखना कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 58 सेंटीमीटर होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा जो है किस महीने में होती है? अगस्त महीने में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है? तो झालावाड़ में होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वह माउंट आबू है। लेकिन अब यहां एक और प्रश्न आता है कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो पीपलूत गांव है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान छप्पन की पहाड़ियों में बालोतरा जिले के सिवाना तहसील में स्थित पीपलूद ग्राम है। यह ध्यान रखना कि पश्चिमी राजस्थान में
सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? ध्यान रखना, हम स्थान याद करके जाते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में कई बार स्थान की अपेक्षा क्षेत्र पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो ध्यान रखना, 56 की पहाड़ियों में, और 56 की पहाड़ियों में ही पीपलुत गांव स्थित है। पीपलुत गांव में सबसे ज्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। अब जब वर्षा होती है तो उस समय कुछ स्थितियां बनती हैं, कुछ विशेषताएं भी है। अब वह कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जब मध्य जून में हमारे यहां मानसून आता है तो उस समय तेज गर्जन और कड़ाके की बिजली के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। इसे क्या कहा जाता है? मानसून प्रस्फुटन या मानसून का फटना कहते हैं। तो देखिए, एक तो पूछा जाता है मानसून प्रस्फुटन या मानसून का फटना। अब ध्यान रखना, मानसून प्रस्फुटन और बादल का फटना अलग अलग है। यहां मानसून का फटना है, बादल का फटना नहीं है। अब यहां पर आता है कि जून माह में राजस्थान में जून माह में तेज गर्जन तथा कड़ाके की बिजली के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, जो मानसून आने का संकेत है। मानसून प्रस्फुटन या मानसून विस्फोट कहलाता है। देखिए, कई बार जब हम वर्षा ऋतु पढ़ते हैं तो कई बार हमें डेफिनेशन दे दी जाती है कि राजस्थान में तेज गर्जन के साथ, तेज गर्जन और कड़ाके की बिजली के साथ मूसलाधार वर्षा होना क्या कहलाता है? तो मानसून प्रस्फुटन, मानसून विस्फोट या मानसून का फटना कहलाता है। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से राजस्थान में मानसून आने का संकेत है। तो जो यह मानसून प्रस्फुटन है या जिसे मानसून विस्फोट या मानसून का फटना कहते हैं, यह राजस्थान में मानसून आने का क्या है? संकेत माना जाता है कि यदि यह इस प्रकार की वर्षा जून महीने में होती है तो कहा जाता है कि अब राजस्थान में मानसून में प्रवेश कर लिया है। इसके बाद दूसरी जो है वह पूछा जाता है मानसून विच्छेद या मानसून प्रतिच्छेदन। मानसून
विच्छेद या मानसून प्रतिच्छेदन। अब मानसून विच्छेद या मानसून प्रतिच्छेदन क्या है, अब समझना कि मानसून काल में यानी कि वर्षा ऋतु में एक बार मानसूनी वर्षा होने के पश्चात कई दिन कई सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है। इस स्थिति को कहा जाता है मानसून विच्छेद, यानी कि मानसून क्या हो गया, टूट गया। अब समझना यहां से राजस्थान में मानसून काल के जुलाई अगस्त में एक बार मानसूनी वर्षा के पश्चात कई दिन या सप्ताह तक वर्षा नहीं होना मानसून विच्छेद या मानसून का अवकाश कहलाता है। कि राजस्थान में जब मानसून आता है तो मानसून काल में वर्षा करता है, लेकिन जुलाई और अगस्त में कई बार देखने को मिलता है कि एक बार मानसूनी वर्षा हो जाती है, उसके बाद कई दिन और कई सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है। तो इस स्थिति को कहा जाता है मानसून विच्छेद या मानसून का अवकाश। अब प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि राजस्थान में मानसून विच्छेद का उत्तरदायी कारण कौन सा है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में मानसून विच्छेद का कारण तापमान की विलोमता, यानी कि तापीय प्रतिलोमता है। यहां ध्यान रखना, यह विशेष रूप से पूछा जाता है कि राजस्थान में मानसून विच्छेद के लिए उत्तरदायी है तो तापमान की विलोमता या तापीय प्रतिलोमता है। यानी कि जहां पर तापमान ज्यादा होना चाहिए वहां तापमान कम होता है, जिससे राजस्थान में निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण नहीं हो पाता। और जब ना क्यों नहीं होता है, क्योंकि मानसूनी वर्षा में जब पहली बार वर्षा होती है तो मूसलाधार वर्षा होती है, जिससे वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, और आर्द्रता जब बढ़ती है तो उच्च वायुदाब हो जाता है, और जब तक उच्च वायुदाब रहेगा तब तक जो है निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण नहीं हो पाता। तो इसीलिए तापीय विलोमता, जहां तापमान कम होना चाहिए वहां तापमान बढ़ जाता है, और जहां पे तापमान बढ़ना चाहिए वहां पे तापमान घट जाता है। तापीय विलोमता के कारण जो है मानसून विच्छेद की स्थिति राजस्थान में बनती है। इसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है जिसे कहते हैं मानसून प्रत्यावर्तन। अब समझना यहां से मानसून प्रत्यावर्तन क्या है।
मानसून प्रत्यावर्तन, जिसे कहा जाता है मानसून का लौटना। अब यहां क्या होता है कि मध्य जून से सितंबर तक राजस्थान में क्या होती है, वर्षा। लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर तक में मानसून जो है वापस लौटता है, और मानसून के वापस लौटने की जो स्थिति होती है या समय होता है, उसे ही मानसून प्रत्यावर्तन कहा जाता है। कि राजस्थान में मानसून काल के पश्चात अक्टूबर नवंबर में मानसून के वापस लौटने का समय मानसून प्रत्यावर्तन मानसून प्रत्यावर्तन कहलाता है। यह ध्यान रखना कि मानसून लौटने का जो है समय, उसे ही हम मानसून प्रत्यावर्तन कहते हैं। अब जब मानसून प्रत्यावर्तन की स्थिति होती है तो उस समय जो है उच्च वायुदाब के कारण, या यह कहें कि उच्च नमी के कारण दिन में तापमान में अचानक जो है वृद्धि हो जाती है। अब समझना, यहां से एक और आता है जिसे कहते हैं कार्तिक उष्णता। कार्तिक उष्णता जिसे कार्तिक हीट के नाम से जानते हैं। अब कार्तिक उष्णता क्या है कि राजस्थान में कार्तिक मास, यानी कि अक्टूबर नवंबर में मानसून प्रत्यावर्तन के समय दिन में अचानक तापमान में वृद्धि होती है, जिसे कार्तिक उष्णता क्या कहते हैं, कार्तिक उष्णता कहते हैं। कि जब अक्टूबर नवंबर में मानसून वापस लौटता है तो उस समय हिंदी मास के अनुसार कार्तिक मास होता है, और उस समय दिन में अचानक तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसे कार्तिक उष्णता या कार्तिक हीट कहते हैं। अब यहां से प्रश्न आता है कि कार्तिक उष्णता का कारण क्या है। कार्तिक
उष्णता के लिए उच्च तापमान तथा उच्च वायुदाब, नमी, उत्तरदायी। कि जब उच्च तापमान, जब सूर्य चमकता है तापमान, तो जो पार्थिव विकिरण है वह नमी के कारण जो है, जल वाष्प के कारण जो है वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाते हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है और दिन में तापमान में वृद्धि हो जाती है। और इसीलिए हमें कार्तिक उष्णता को लेकर पूछा जाए कि कार्तिक उष्णता के लिए तापमान और वायुदाब दोनों उत्तरदायी है। उच्च तापमान और उच्च वायुदाब, नमी उत्तरदायी मानी जाती है। इसी समय जब मानसून प्रत्यावर्तन होता है तो दीपावली के आसपास रात्रि में हल्की हल्की सर्दी का अनुभव किया जाता है, जिसे गुलाबी सर्दी कहते हैं। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, गुलाबी सर्दी। कि दिन में तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन रात में क्या होगी, सर्दी होती है, जिसे गुलाबी सर्दी कहते हैं। राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के कारण दीपावली के आसपास अक्टूबर, नवंबर में रात्रि में हल्की सर्दी होती है, जिसे गुलाबी सर्दी क्या कहते हैं, गुलाबी सर्दी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान में एक तो वर्षा ऋतु की अवधि क्या होती है और वर्षा ऋतु से संबंधित जो शब्दावली है, मानसून प्रस्फुटन क्या होता है, मानसून विच्छेद क्या होता है, मानसून प्रत्यावर्तन क्या होता है, कार्तिक उष्णता क्या होती है, इसके क्या कारण है, गुलाबी सर्दी कब होती है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न जो हमें राजस्थान में वर्षा ऋतु को लेके पूछे जाते हैं और इसी के साथ राजस्थान में वर्षा ऋतु कंप्लीट होती है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने मानसून को तो बताया ही नहीं कि कौन सा मानसून आता है, कैसे वर्षा करता है। तो ध्यान रखना, वर्षा ऋतु में हम केवल वर्षा ऋतु का अध्ययन करते हैं। मानसून, किस मानसून से बारिश होती है, कहां होती है, वह हम मानसून की प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम मानसून की प्रक्रिया का अध्ययन अलग से करेंगे। ऋतुओं के अंतर्गत हम केवल ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु का अध्ययन करते हैं। मानसून की प्रक्रिया हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि मानसून की प्रक्रिया में मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांतों को लेके, मानसून की उत्पत्ति कहां होती है, किस किस मानसून से हमारे यहां वर्षा होती है, कौन सी शाखाओं से होती है, तो उसका हम अध्ययन अलग से करते हैं। इसीलिए हम वर्षा ऋतु में मानसून की प्रक्रिया का अध्ययन नहीं करते हैं, मानसून की प्रक्रिया का अध्ययन हम अलग से करने वाले हैं। तो यह था आज का हमारा सेशन और इसी के साथ राजस्थान में जलवायु के आधार पर जो 3 प्रमुख ऋतुएं होती है उनका अध्ययन हमने किया। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।